अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे इस बीमारी पे बात करेंगे जो हमें बहुत कॉमन फिनोमेना देखने को मिलती है, वो है एलर्जिक यानी नाक की सोजिश, यानी वो एलर्जी जिससे नाक में जो है वो सोजिश पैदा होती है। इसको जो है राइनाइटिस भी कहते हैं, इसके कई और नाम भी हैं। इसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवान अहमद ख़ान ने। होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और गुज़िश्ता 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपका मदऊ किया और ऐसे अहम टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन रखी ताकि हम अपने व्यूवर्स हैं उनमें अगर किसी में अगर इस तरह की कुछ अलामात हैं तो हम उनको बता सकें कि इसके अंदर किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जो एलर्जिक नाक की जो सोजिश है जिसे हम एलर्जिक राइनोसाइटिस भी कहते हैं, ये है क्या बेसिकली? अच्छा, जैसा कि आपने खुद कहा कि एलर्जिक जो है दरअसल ये एलर्जन से निकला है। जिस तरह हमारा माहौल है, हमारे माहौल में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हवा में होते हैं और जिसका बॉडी पे इम्पेक्ट हो रहा होता है। और ख़ास तौर पर जब हम राइनोसाइटिस की बात करते हैं या साइनोसाइटिस की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमारी नाक की बीमारी, यानी कि हमारी जो है वो नाक के अंदर या नाक में किसी किस्म की अगर कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर जिसकी वजह से अगर हो जाता है तो आम तौर पर हम उसको कहते हैं एलर्जिक राइनोसाइटिस या एलर्जिक साइनोसाइटिस। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि किस तरीके से पता चलता है कि हम इस एलर्जी में मुब्तला होते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका जो है वो आम तौर पर कुछ चीज़ें होती हैं साइन और कुछ चीज़ें होती हैं सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स इसके ज़रिए एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को जो है वो देखता है। उसमें क्या होता है कि बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर जो है वो हमें नज़र आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान फीलिंग महसूस कर रहा होता है। ख़ास तौर पर साइनोसाइटिस के या एलर्जिक राइनोसाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं और ये तकरीबन घर में कोई भी शख्स जो है इस चीज़ को देख सकता है कि ये चीज़ें क्या उसके अंदर अगर महसूस हो रही हैं तो वो समझ सकता है कि उसको एलर्जी है। अब जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसकी वजह से ये जो है राइनाइटिस या साइनोसाइटिस होता है आमतौर पर। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जिस हम एलर्जी की बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली नाक को इफ़ेक्ट करती है, हमने अक्सर देखा है लोग नाक में खुजारे होते हैं और फिर छींकें आ रही होती हैं और बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं, क्या ये भी अलामत है इसकी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले तो इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए कि राइनो जो है वो हम कहते हैं नाक को और साइनो हम कहते हैं खाली जगह। असल में हमारे यहाँ पर नाक के इस एरिए में यहाँ पर हमारे पास कुछ एयरवेज होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये म्यूकस जो है वो सेक्रेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जब उसके अंदर इम्यून सिस्टम अगर जिसका कम होता है या इम्यून सिस्टम जिसका हद से ज़्यादा कम होता है तो ये जो एलर्जेंस होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या एलर्जी के जो भी हार्मफुल जो कि बैक्टीरिया होते हैं वो क्योंकि हम लेते किस तरीके से हैं, हम उसको इंजेक्ट करते हैं थ्रू नाक के थ्रू या हम मुंह के थ्रू। नाक के अंदर जब वो जाते हैं तो जाने के बाद हमें सबसे पहली जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ ये होती है कि हमें छींकें आना शुरू होती हैं। 4-5 छींकें आ गई तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर 8-10 और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, एक उसकी कॉमन उसमें जो है एलर्जिक में एक चीज़ ये है कि छींकें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आना। दूसरी चीज़ सर में दर्द होना, आपका ख़ास तौर पे ये फ्रंटल एरिया जो है इस हिस्से में आपका दर्द होता है। इसके साथ साथ आपको बुखार की सी भी कैफियत महसूस होती है। और दूसरी चीज़ अक्सर खाते वक्त या आप अगर बैठते हैं खंगारना, इस तरह की जो है वो आप में जो है वो साइन सिम्टम्स अक्सर आ रही होती हैं। ख़ास तौर पर जो लोग काम करते हैं, काम से चिड़चिड़ापन, बुखार की सी कैफियत, सर भारी होना, आँखों के गिर्द जो है दर्द होना, कान में दर्द होना, साथ साथ जो है गले में कोई चीज़ गिरती हुई महसूस होती है जिसकी वजह से जो है कंजक्शन सी महसूस हो रही होती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अगर हम साइन को अगर हम देखते हैं तो आम तौर पर एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका चेहरा देखते ही समझ जाता है कि आप जो हैं साइनसिस के या एलर्जी के आप पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या ये साइनस और जो एलर्जी है राइनाइटिस जो है
या जो आपने कहा राइनोसाइटिस, ये तमाम जो है वो एक ही बीमारी के नाम है? जी हाँ, देखिए असल में साइनोसाइटिस जिस तरह हम नाक की बीमारी, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हमारे जोड़ों में अगर दर्द होता है तो हम उसको कहते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। इसी तरीके से साइनोसाइटिस हमारी नाक की बीमारी, जितनी भी नाक का जो हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर हम इसको एनाटॉमिकल देखें तो इसके अंदर कुछ एयरवेज होते हैं, कुछ जो हैं जिसके ज़रिए सिक्रेशंस होती हैं, बलगम जो है वो बनता है। वो जब ब्लॉकेज हो जाती है, उस ब्लॉकेज होने की वजह से जो है आपका सांस जो है वो घुटना महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो है वो सीने पे कोई चीज़ जमी हुई है, क्योंकि आपकी सिक्रेशन नहीं हो पा रही होती है। उनकी 2-3 और भी वजूहत हैं कि अक्सर लोगों की बाय बर्थ भी होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से ये नाक की जो सेंटर वाली जो हड्डी है ये टेढ़ी भी हो जाती है। एक वजह ये भी होती है कि जिसकी वजह से आपका जो एयर बैग्स हैं, ये जो आपका जो एयर फ्लो है ये सही तरह हो नहीं पाता और नाक अक्सर बंद रहती है। कभी आपकी लेफ़्ट साइड की, कभी आपकी राइट साइड की नाक जो है बंद होती है। दूसरी एक कॉज ये भी होती है कि उसके अंदर पुलप्स हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मस्सा, ये नाक के किसी एक हिस्से में हो गया और नाक अक्सर सोते वक्त जो है वो हम मुंह खोलकर सांस ले रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि यानी कि 5 to अगर 20 तक के बच्चे हैं या ख़वातीन में भी आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर आप एयर कंडीशन की अगर आप माहौल में रह रहे हैं और वहाँ से अगर फ़ौरन बाहर आते हैं तो आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर वो बच्चे के जो सर्दियों खेलते हुए अगर एकदम एसी में जाते हैं तो उनको जो है वो फ़ौरन जो है छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम आम तौर पर एलर्जिक जो है रेमनाइटिस कहते हैं उसको। अच्छा, एक और चीज़ भी, जैसे आपने ख़वातीन की बात की, ख़वातीन अक्सर खाना पका रही होती हैं तो उसमें भी काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि उनको जब छींकें शुरू होती हैं तो वो कंटिन्यूसली लगी रहती हैं, फिर वो नोज़ जो है वो ओवरफ्लो होने लग जाता है और फिर वही सर दर्द और बुखार जिस तरह के सिम्टम्स आपने बताए थे वो होते हैं। तो क्या मतलब ये जो मसाले होते हैं इनकी खुशबू से भी, और ये भी पूछना चाहूँगी जो सिगरेट के जो स्मोक होता है इससे भी ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, एलर्जिक की अगर हम टाइप्स की बात करें तो एलर्जिक की टाइप्स जो हैं बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम कॉमन जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जिस शहर में हम रह रहे हैं कराची में, तो यहाँ एक तो मेन वजह है पॉल्यूशन। दूसरी जो है वो है आपके डस्ट माइंस। डस्ट माइंस जो हैं ये हमारे घर के अंदर आम तौर पे हम घर को खूबसूरत करने के लिए घर के अंदर कालीन, सोफ़े और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रख लेते हैं, लेकिन हम उसकी जब प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग के वो बच्चे जो बेड हैं, बच्चों के तकिए हैं या तकिए, उनको हम आम तौर पे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन जो है वो तकियों को और उनको जो है वो रख देते थे धूप में, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। लिहाजा वो चीज़ जब आप घर के अंदर रहेगी, वहाँ एक ख़ास टेम्परेचर होता है कमरे का, उसके अंदर ये डस्ट माइन जो हैं बड़ी जल्दी पलते हैं। अब जिन लोगों को ख़ास तौर पे एलर्जी है उन लोगों को जो है जल्दी इन्फेक्ट करते हैं। वजह क्या कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो ऐसे उसके अंदर घर पे ख़ास तौर पे सफाई पर जो है वो तवज्जो दीजिए। दूसरी चीज़ होती है एलर्जेंस। एलर्जेंट बहुत सारे लोग, अब कराची जैसे शहर में आप अगर रह रहे हैं, यहाँ पे जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ और इस्लामाबाद जाएँ तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो वहाँ पर कुछ ख़ास मौसम होता है, उसके अंदर पोलन एलर्जी होती है, ठीक है। तो वो पोलन एलर्जी जो है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वो जगह से कहीं आप किसी ऐसी जगह चले जाएँ कि जहाँ पर जो है वो ये ग्रीनरी कम है, तो वहाँ आप इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा केमिकल हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल हैं। वो ख़वातीन मेरी वो बहनें कि जो ख़ास तौर पर काम करती हैं आपके ब्यूटी पार्लर्स में, तो उनको भी एलर्जी होती है। अक्सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनके पास जो है उनके हाथों में जो है वो कुछ किसी किस्म की एलर्जी हो गई, साइनसाइटिस में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें आपको कंट्रोल करना है, एहतियात करना है, तो आप इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका स्मोक है। स्मोक भी एक एलर्जी की एक टाइप है। फॉर एग्जांपल कि अगर घर के अंदर आपके पास अगर फ्यूम्स रखे, परफ्यूम्स हैं आपके पास, और आप समझते हैं कि कोई एक ख़ास परफ्यूम से आपको एलर्जी हो रही है, तो आप उस एलर्जी को उस परफ्यूम को आप जो है वो हटा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो भी एलर्जन जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पे एलर्जन जो पेशेंट्स होते हैं, उनको इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि किस वजह से मुझे ये छींकें आना शुरू। छींकें समझने की ये एक तरह से एक अलार्मिंग सिस्टम है।
आपको हो सकता है स्मोक से हो, आपको हो सकता है डस्ट माइट से हो सकता है आपको नट से हो सकता है आपको पीनट से हो, यानी इवन के खाने पीने की चीज़ों से, इवन यहाँ तक के ग्लूटेन एलर्जी भी आप होती है, दूध के पीने से भी हो जाती है, फ़िश के खाने से भी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके खाने से भी एलर्जी हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियोनाइटिस की, नाक के हवाले से, तो इसके अंदर पोलन का एक ख़ास अहमियत हासिल है, आपके केमिकल्स कंपोजिशंस हैं उनका जो एक अहमियत हासिल है। इसके अलावा आपके जो आप काम कर रहे हैं, ऐसे डस्टी माहौल में काम कर रहे हैं, तो वो जो है उन चीज़ों से अगर आप अवॉइड करेंगे, सिर्फ हम ये समझें कि सिर्फ मेडिसिन से हम सही हो सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हम मेडिसिन भी देते हैं और साथ साथ अगर हम एक क्लीन अगर हम घर को रखते हैं, हम उन चीज़ों को बैक्टीरिया से पाक रखते हैं, अपनी सफाई रखते हैं, तो हम इन चीज़ों पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आपने बताया अभी कि मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो आपको अपनी कलेक्शन से निकालनी पड़ेंगी, जैसे परफ्यूम्स हो गए, या इसके अलावा जो ख़वातीन मेकअप यूज़ करती हैं तो उनके मेकअप की बहुत सारी जो है वो चीज़ें हो गई। लेकिन ये किस बच्चों में ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां लड़के हैं, बच्चे हैं, वो किस वजह से शिकार होते हैं इस बीमारी का? अच्छा, उसकी देखिए, एक तो वजह यह है कि बच्चे जो है, अगर हम एक सुन्नत नबवी भी है कि अगर हम अपने ईमान जो है, सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। अगर सबसे बढ़कर ये कि हाथ अगर आप दिन में जब भी आप खाना खाते हैं, आप अगर हाथ धोते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया आपके खाने के ज़रिए आपके हाथ के साथ जाते हैं। आम तौर पर बच्चे जो हैं इसकी तरफ जो है वो केयर नहीं करते, लेकिन अगर हम सफाई का जो कि फ़ुक़दान है, उन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें, तो बच्चे ही नहीं, बड़े और हर उस शख्स को कि जिसको एलर्जी का ख़तरा है, सफाई अगर वो रखते हैं अपने घर की और अपनी, तो काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपने बड़ी डिटेल से वजूहात भी बताएंगे किस वजह से हो रहा है और इसकी अक़साम भी बताई आपने। थोड़ा अक़साम के बारे में ज़रूर बताइएगा कि और किस किस्म की जो एलर्जीज़ है जो इससे रिजेंबल करती हैं। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सुबह उठते हैं तो डेली छींकें आने लग जाती हैं सुबह उठते ही, या वो अगर हल्का सा भी परफ्यूम हो उससे भी परेशान हो जाते हैं, या जैसे मैंने पहले बोला कि खाना पकाते वक्त अक्सर धुएं से हो जाते हैं, घर में अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उससे भी हो जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जिसके वजह से, सफाई के अलावा मतलब और क्या हो सकता है इसके? अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे कि हमारी डाइट्स प्लान, हम जो रोज़ाना जो चीज़ घर में बना रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर भी अगर हम न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हम हेल्दी फूड अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें भी दो तरह की होती हैं एलर्जीज़ में भी, एक होती है हमारे पास वायरल और एक होती है बैक्टीरियल एलर्जी। वायरल जो एलर्जी होती है ये आमतौर पर 8-10 दिन होती है, उसके बाद खुद ब खुद सही हो जाती हैं, हम पेशेंट्स को पेन किलर वगैरह दे देते हैं। लेकिन जब वो कन्वर्ट अगर बैक्टीरिया में हो जाए तो बैक्टीरियल फिर आकर फिर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन उनको भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर इनिशियल लेवल पर हो। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वो 10 दिन से ज़्यादा अगर कंट्रोल नहीं आ रही हैं, साइन और सिम्टम्स अगर वो ही हैं, तो फिर हम उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम उसके लिए एक्सरे करवाते हैं 45 डिग्री से नाक का। उससे अगर हमें कुछ मिल जाती हैं कि सिक्रेशंस हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कॉजेज़ हैं, उसके अलावा हम इसमें MRI करवाते हैं, CT स्कैन कराते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मर्द जो है वो किस लेवल पर है। जिस लेवल पर है फिर उसी के हिसाब से फिर उसको मेडिकेशन दी जाती हैं और साथ साथ जो है उनको क्योरमेंट बताई जाती है कि ये तरीके, इन चीज़ों से आप इज्तनाब कीजिए तो ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि ये चीज़ कंट्रोलेबल है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब थोड़ा इसके इलाज की तरफ आइएगा कि किस तरीके का इलाज जो है वो किया जाए तो इससे निजात मिल सकती है। अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो मैं होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से बात करूंगा। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है और इसके अंदर ख़ास तौर पर एलर्जीज़ के हवाले से नेज़ल एलर्जी, पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, माइट्स एलर्जी, XYZ जितनी भी एलर्जीज़ हैं, इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं कि जो हम इसके अंदर जो हैं ख़ास तौर पर हम देते हैं। एलियम सीपा है हमारे पास, नेट्रम म्योर है हमारे पास, थूजा है हमारे पास, आर्सेनिक एल्बम है, कालीब्रोमियम है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम इलाज करते हैं मरीज़ों का अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम्स।
यानी कि जैसा मरीज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है तो बच्चों की एक अलग पोटेंसी होती है, बड़ा है तो उसकी अलग होती है। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ हम अगर कहें तो ये बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपकी जब साइन देखेगा, आपको इंट्रोगेट करेगा, उसके बाद आपसे जो है साइन सिम्टम्स के हिसाब से वो आपको मेडिसिन देंगे। तो वो मेडिसिन की भी, इनकी भी जो है वो पोटेंसीज़ होती हैं, 30 भी होती है, 200 भी होती है, 1 MB होती है, 1 M। अब किस कंडीशन में किसको किस तरह देना है ये डॉक्टर बेहतर जानता है कि किसको किस तरह से मेडिसिन देना है और उसको किस किस तरह से उसको हमने क्योर उसकी करनी है। उसमें हम ना सिर्फ मेडिकेशन के ज़रिए, क्योंकि एक चीज़ ये याद रखिए कि सिर्फ ये मेडिकेशन से सही नहीं होता कि हम ये कहें कि सिर्फ हम मेडिकेशन हम इस्तेमाल करेंगे और हम सही हो जाएंगे। आपने अपनी सफाई पे आपने तवज्जो देनी है, घर की सफाई को, और ख़ास तौर पर अपने आप को जितना आप हाइजेनिक रहेंगे ख़ुद, और जितनी आप जितने भी आप जो फूड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अगर आप बाहर का इस्तेमाल कम करेंगे, बेकरी का इस्तेमाल कम करेंगे, ऐसे फूड्स के जिनके अंदर आपको ग्रीनरी हो, जो आपको नेचुरल नट्स हों, इस तरह के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये म्यूकस को बनाने वाले जो फूड्स हैं कोशिश करें कि उनको जो है वो कम से कम उनको इस्तेमाल करें, ताकि जब आपका म्यूकस सिक्रेशन होगी तो वो आपकी जो है वो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें कि आप जो फूड ले रहे हैं उसमें देखिए कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं कि जो हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं। बाहर की जितनी चीज़ें हैं अवॉइड कीजिए, बच्चों को ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चे भी आम तौर पर आपने देखा होगा अक्सर कि उनके अंदर जो ख़ास तौर पर एलर्जी के प्रॉब्लम और थायराइड्स के प्रॉब्लम बहुत कॉमन आ रहे हैं, बच्चियों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस एज के बच्चे हैं 10-12 साल के, और ख़ास तौर पे बच्चियों में PCOS के, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ के बहुत सारे केस आ रहे हैं। वजह क्या है कि बाहर का फूड कोशिश करें कि घर के अंदर बनाएं, हाइजीनिक बनाएं, अपनी सफाई रखिए, घर को जो भी आपके बिस्तर हैं उनको आप डस्ट में दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, मेडिकेशन लीजिए, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, मैं एक मिथ के बारे में पूछना चाहूँगी। अक्सर कहा जाता है जब बच्चे या ख़वातीन, या हमने जो देखा है घरों में, वो छींके मार रहे होते हैं मुसलसल और रनिंग नोज़ हो रहा होता है, और कहा जाता है कि भाई आपने ठंडा पिया था पानी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या आपने बहुत कोई खट्टी चीज़ खाई है जिसकी वजह से आपको ये छींके आ रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, ख़ास तौर पे ठंडे पानी का कॉन्सेप्ट वैसे भी है ही नहीं। असल में होता ये है कि जब हम गर्मी में पसीना जब हमें बहुत ज़्यादा आता है, हम जब आते हैं तो आते ही हम फ्रिज से जो है वो हम ठंडा पानी लेते हैं। कोशिश ये कीजिए कि नॉर्मल वार्म वाटर अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ठंडे पानी क्यों, ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर जो एलर्जिक रिनाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स जस्ट लाइक ए पॉइज़न। ठंडा पानी उनके लिए जहर है, बर्फ़ उनके लिए जहर है, बेकरी आइटम्स, जितने भी जो बेकरी आइटम्स हैं, तली हुई चीज़ें, ये तमाम चीज़ें उनके लिए प्रोहिबिटेड हैं। और तो सॉसेस जो होते हैं जैसे केचप हो गई या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बिल्कुल इसलिए कि अगर आपने ख़ुद बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन बाहर की अगर कोई चीज़ आप लेते हैं तो ये बहुत सारे हमारे पास, ख़ास तौर पे इस बार जो पेशेंट्स जो हमारे पास हैं ज़्यादातर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो हमारे पास ये साइनोसाइटिस के, रिनाइटिस के और थायराइड्स के आ रहे हैं। थायराइड्स का अगर एक बार अगर जो बिगड़ गया तो अभी अगर आपका जो लेवल है इसको अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो ये जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। लिहाजा मैं माँ बाप से और ख़वातीन से, बच्चों से यही करूँगा कि आप जो हैं कोशिश करें कि जो घर पे बनी हुई चीज़ें हैं, हाइजेनिक चीज़ें हैं, उनका जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी सेहत जो है वो ज़्यादा रहेगी। अच्छा, नाक बंद हो जाने की सूरत में अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत मसला होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के नेज़ल ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बेहतर है सेहत के लिए? देखिए, अब मसला ये है ना कि जब आपको नाक से बिल्कुल ही जो है वो हवा नहीं आ रही और आप सोते वक्त आप मुंह खोल कर सो रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नेज़ल स्प्रे होते हैं जो क्या करते हैं, वो आपकी जो सिक्रेशन जो जमा हुई होती है उसको निकाल देते हैं और आपको आपका एयरवेज जो है उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि इसका प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करवाया जाए। नेज़ल स्प्रे जब हम उस सूरत में देते हैं बच्चों में ख़ास तौर पर कि जब उनकी दोनों नाक बंद होती हैं और फिर जब वो थ्रॉट जो है उनका
उसमें जब वो खीरा गिर रहा होता है या उसके अंदर महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में हम उस ब्लॉकेज को जो है क्लियर करने के लिए नेज़ल स्प्रे जो है वो हम देते हैं, ताकि जो है उसकी जो है वो नाक क्लियर हो। लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। और कितना टाइम लगता है, क्विकली ये बता दीजिएगा, इलाज का अरसा कितना हो सकता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी जो है डिग्रीज पर, कि आपके साइनोसाइटिस किस डिग्री पर है। उसको हम पहले तो मॉनिटर करते हैं कि आया कितने अरसे से है। अगर 8-10 दिन में है, 10 दिन 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, तो कंट्रोल बहुत जल्दी हो सकता है। जितना पुराना साइनोसाइटिस होगा, एलर्जिक रिनाइटिस होगा, उतना ही उसमें टाइम लगता है। तो टाइम जितना, आप लाजिम सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सालों से। अब इसमें जब सीजनल की जब हम बात करते हैं कि सीजनल, तो सीजनल में कुछ सीज़न होते हैं, अप्रैल मार्च, अप्रैल मई में सीजनल होते हैं, मौसम जब चेंज हो रहा होता है उसके अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब उसमें हम आ जाते हैं बैक्टीरियल में, तो बैक्टीरिया क्योंकि जो है वो पूरा साल रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ साल में एक बार होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सालों होता रहता है। तो इन चीज़ों के साथ साथ उन असबाब को भी कि जिनकी वजह से ये चीज़ हो रही है, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स को कि जो इसके पेशेंट हैं एलर्जिक रिनाइटिस के, उनको इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना है कि वो किस वजह से उनको ये एलर्जी हो रही है, और उनको मॉनिटर करके उन चीज़ों से भी इज्तनाब करना है। बाहर निकल रहे हैं फॉर एग्जांपल कि अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप कपड़े का मास्क लीजिए, मास्क लेकर आप मास्क इस्तेमाल कीजिए ताकि डस्ट से आप बच सकें। घर के अंदर अगर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डेली सफाई करते रहिए, उसको सफाई रखिए। इसी तरीके से अगर आप पोलन के एरिया में हैं तो वहाँ पर कोशिश करें कि कम से कम उसमें हो, आप मास्क पहने। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और उस काम के अंदर आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे केमिकल बहुत ज़्यादा है और मुझे इसकी वजह से, तो आप उसको थोड़ी देर काम कीजिए, थोड़ी देर आइए, या कोशिश कीजिए कि उससे अवॉइड कीजिए, कोई आप फील्ड चेंज कीजिए ऐसी। तो इस तरीके से हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब तक कि हम उस पर नहीं लगाएंगे, बैरियर नहीं लगाएंगे, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहमद खान, आपने बड़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे नाजरीन के साथ। उम्मीद है आपको ये जो नाक की सूजिश है एलर्जिक की, इसके बारे में समझ भी आया होगा और इलाज के तरीक़ेकार भी पता चले होंगे। इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।